दो मीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर, एक गंगा जल के और एक अपना गोलमाल वाला, पनवेल वाला। तो ये जो दो सीन्स हैं, तो इस तरह के डायलॉग हम क्या ये लिखे गए थे या इम्प्रोवाइज? नहीं, गंगा जल का तो लिखा हुआ था और उसके बाद आंख दिखा था कि बाद बहुत मेरा था। लड़की छेड़ी कभी आपने? लड़की एक बार एक प्रेम पत्र दिया था, लेकिन मैं ऐसे ही हो गया था, फिर वो नहीं। कॉमेडी थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हर अभिनेता आत्मकेंद्रित होता है, उसका अपना एक ईगो होता है और कॉमेडी में वो ईगो तोड़ना। मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं कभी चुनाव लड़ूं या किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनूं। कैमरा एक बड़ा सशक्त माध्यम है और वो हमें 10 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाता है, लेकिन थिएटर में हमारे सामने दर्शक वर्ग यदि 400-500 हैं तो हमें उन तक लास्ट रो तक बात पहुंचाना है। तो सिनेमा में आंखों का महत्व बहुत बढ़ जाता है और थिएटर जब हम करते हैं तो स्पीच का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। एक्टिंग की अवेयरनेस आपको सिखाई जा सकती है, आपको तकनीक आपको सिखाई जा सकती है। बाकी मतलब एटलीस्ट आप किताबें पढ़ के वो सब चीज़ें पढ़ के मुझे नहीं लगता कि आप बहुत निष्णांत और बहुत ही मंजे हुए अभिनेता बन सकते हैं। मुंबई में एक रवायत ये भी है कि बिना फ़ोन किए कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं, जो कि हमें छोटी जगहों पे एक बोलती है कि गए तो कॉल बेल बजा तो अरे मैं निकल रहा था तो आपसे हेलो बोलता चलो। वहाँ पे आदमी आश्चर्यचकित कि आप कैसे आ गए। आपकी लाइफ में कभी कोई रिग्रेट रहा है कि मैं ये नहीं कर पाया? हाँ, एक बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरी लाइफ में कि मैं अंतिम समय में अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया। चुप करम के चलो, गोली चली नहीं कि करन लगे कहाँ है। मिलेगा मिलेगा सबको मिलेगा, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आप सबका बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज़ के गेस्ट इन न्यूज़ रूम में। आज हमारे न्यूज़ रूम में जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। वो जगीरा हैं, वो वसूली भाई हैं और हम सबके मुकेश भाई हैं। मुकेश भाई यानी कि मुकेश तिवारी। और मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के गेस्ट इन न्यूज़ रूम में। हम लोग लंबे समय से चाह रहे थे कि आप यहाँ आते और आप सबसे हम सब लोग खूब बात करते, और आज वो मौका आ ही गया है। वो आपने दिल से पुकारा तो निश्चित तौर पर बन गया वो। आज भी व्यवस्था ज़्यादा थी, लेकिन मैंने सोचा कि रिहर्सल थोड़ा लेट कर देता हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ भी है क्योंकि आपसे ताल्लुकात सिर्फ पत्रकार और वैसे नहीं है, यूनिवर्सिटी से आपसे ताल्लुकात है और हमारी और आपकी यात्रा एक साथ ही रही है। सो ये मेरा दायित्व था कि मैं यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश भाई। मगर यदि हम बात उसी तरफ से शुरू करें जो आपने शुरू की कि आप और हम सागर में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ ड्रामे करते थे, आप ड्रामे में जाते थे, हम क्विज़ में जाते थे, तो कभी उस वक्त सोचा था आपने कि वो जो सफ़र था मुंबई तक पहुंचेगा और फिर आप इस तरीके से जाने माने पहचाने जाएंगे? मुंबई तक का सफ़र तो नहीं सोचा था मैंने। मैं एक बात को लेके क्लियर था कि मुझे लाइफ में थिएटर ही करना है और प्रोफेशन के तौर पे करना है, और ये मैं 11वीं कक्षा में डिसाइड कर चुका था कि अभिनेता ही बनना है। लेकिन मार्ग मुझे विश्वविद्यालय के थ्रू ही मिला कि जब हम यूथ फेस्टिवल्स में जाते थे और तब मैंने पहली बार नाम सुना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, और तब लोगों से, और ये शायद यूथ फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोगों से रूबरू होते हैं, उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है। और तब हम लोगों की हालत ये थी कि कोई यदि पूछ लेता था अंग्रेजी में फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था जवाब। तो एक तरीके से भाषाई समझ भी ऐसे आयोजनों से होती है, और मुझे जीवन में हमेशा लगता है कि आप दूसरों से ही सीखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने आप को बहुत पारंगत मानने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित होने लगते हैं। वस्तुतः वो एक भ्रम है, सिखाते दूसरे ही हैं। मगर ये भी गजब रहा कि मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, है ना मुकेश भाई? ये फ़ोटो देखिए, ये NSD का 1994 का बैच है। आप कहाँ हैं? क्या बात है, मुकेश तिवारी। ऊपर आशुतोष राणा, आपके एक मित्र और हैं सागर के श्रीवर्धन त्रिवेदी। तो 94 का बैच गजब बैच था कि सागर के 3 लड़के एक साथ NSD में चले जाते हैं, जबकि मुश्किल से किसी एक राज्य से किसी एक का होता है, मगर एक शहर से 3 लोगों का होना क्या मायने थे और क्या खास बात रही आप तीनों की? अनबिलीवेबल था, क्योंकि जब मैं पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चयन के लिए गया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे वाह। और बहुत अच्छा हुआ था कि नहीं हुआ क्योंकि मुझे इम्प्रोवाइजेशन के मायने भी नहीं पता था। वो वॉकेबलरी जो थिएटर की होती है उससे मैं रूबरू नहीं था, और मैं पूरे रात दिल्ली से जब सागर आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मुझे अब बहुत अध्ययन करना होगा, अपने आप पे बहुत काम करना होगा, और मैं सीधा उतरते ही घर गया, सूटकेस रखा और सीधा सागर लाइब्रेरी गया था यूनिवर्सिटी।
और फिर मैंने करीब 1000 नाटक पढ़े होंगे। और जब 91 में हम तीनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ तो पूरे दिल्ली में और पूरे थिएटर सर्किल में ही ये खड़कम मचा हुआ है, ये कैसे संभव है। लेकिन हम लोगों की पर्सनालिटी देख के बहुत सारे शिक्षक उस जो सिलेक्शन कमेटी में थे, बहुत लोग इस बात से मतलब एग्री नहीं थे कि इन लोगों को लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये गुड्डे किस्म के लोग आ गए यूनिवर्सिटी से, इनकी बॉडी लैंग्वेज में वो नहीं है जो थिएटर वालों की होना चाहिए। और हम लोग जिस तरीके से बेतकल्लुफ़ी से विश्वविद्यालय में की राजनीति में या गतिविधियों में संलग्न रहते थे, वो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों ने बोला कि नहीं, ऐसे लोगों को लेना चाहिए, यदि ये कटकाठी में ठीक हैं या देखने में थोड़े ठीक ठाक हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पास आउट होते ही बॉम्बे चले जाएंगे। और तो कुछ टीचर्स, रामगोपाल बजाज साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। और मज्जू भाई हमेशा कहते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए लड़ा था। क्या बात। हालांकि हम लोग पहले 2-3 महीने नहीं समझ पाए थे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग को किस तरीके से लिया जाना चाहिए। हम उसको विश्वविद्यालय की ट्रेनिंग ही समझ रहे थे कि कभी भी कॉपी किताब उठाया और चले गए, कभी भी जब मन किया तो बोर हुए तो क्लास से बाहर चले गए। लेकिन सुबह 7 बजे की क्लास चालू होती थी और 18-18 घंटे क्लासेस चलती थी। तो वो पहले 2 महीने तो बहुत चौंकाने वाला था। धीरे धीरे हम लोग इस माहौल में ढले और जो कुछ भी हूँ मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली रंगमंच और उसकी वजह से ही हूँ, वहाँ सीखने बहुत मिला। हमने आशुतोष राणा से पूछा था कि यार तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो गया, तो उसने कहा कुछ नहीं, बुंदेली चुटकुले सुनाए। हाँ, आशुतोष में एक है वो गुण है उसमें कि वाकपटु हैं वे। और उनकी बोलचाल से वे प्रभावित कर लेते हैं और निश्चित तौर पर रंगमंच में इसकी एक बहुत बड़ी खासियत उसको माना जाता है। अच्छा, मुझे याद है कि आप वहाँ एनएसडी में थे, आप नाटक करते थे, मैं जर्नलिज्म कर रहा था और मेरे सामने ही आपका सिलेक्शन जगी उसके लिए हुआ, चाइना गेट के लिए हुआ था। और तब अपने आप को आप बदल रहे थे। कई दिन से आपने नहाया नहीं था, कई दिन से आपने ब्रश नहीं किया था, तो अब मैंने पूछा था आपसे कि क्या कर रहे हो आप। वो बहुत आवश्यक था क्योंकि मैं आम जिंदगी में बहुत मतलब उस तरीके से बहुत मतलब मेरा नेचर ही सॉफ्ट है और जो जगीरा था वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए जी। कि तो मुझे अपने आप को तब्दील करना बहुत ज़रूरी था। और वो शायद राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय की ट्रेनिंग में उसको एक मेथड एक्टिंग कहा जाता है, लेकिन वो मेथड मेरे लिए थी, सामने वालों को टोकने के लिए नहीं थी। तो मैंने वेट भी बढ़ाया था, तब मैं 80 kg का था तो मैंने करीब 24 kg बढ़ाया, हुआ 104 kg तक पहुंचा था। अब मुझे हॉर्स राइडिंग भी सीखना थी, फाइटिंग भी सीखना थी। और जब सिनेमा में और कैमरे के सामने आप अभिनय करते हैं और जब थिएटर में अभिनय करते हैं तो बहुत ही अलग हो जाता है। बिल्कुल। तकनीक में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ठीक। और एक्टिंग बेसिकली लोग बोलते हैं आर्ट फॉर्म है, लेकिन है बेसिकली क्राफ्ट, इट्स ए टेक्निक। सो वो तकनीक को मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और मुझे उससे बहुत मदद भी मिली। क्योंकि सिनेमा में एक चीज़ तय है, यदि आपका अपीयरेंस यदि एक बार आपको ऑडियंस स्वीकार कर लेती है, ये कौन है, ये तो भयानक सा लग रहा है, तो देन इट विल एक्सेप्ट आप हो जाते हो ऑडियंस। बिल्कुल। सो आपको फिर एक्टिंग करने की कम ज़रूरत पड़ती है। सो सिनेमा में अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है और सो वो उसने मेरी बहुत मदद की। हालांकि उससे बाहर निकलने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पे मैं बहुत ही ज़्यादा 2-2.5 साल उसी कैरेक्टर के आसपास था। सो करीब 6-7 महीने मुझे लगे उससे बाहर निकलने के लिए। तो मुकेश भाई की पहली फिल्म थी चाइना गेट और बड़ी ग्रांड मूवी थी जिसमें नसरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, ओमपुरी, टीनू आनंद, तमाम बड़े बिग शॉट थे। और फिल्म डायरेक्ट की थी अमरीश पुरी साहब थे और फिल्म डायरेक्ट की थी राजकुमार संतोषी ने। वो एक यादगार मूवी थी और लगा था कि 7 समुराई को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश थी। उस एक सीन आपको दिखाते हैं। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। हमसे ना भिड़ियो। तो ये जो बुंदेलखंडी थी अपनी, तो उसने आपको बहुत मदद की है। वो आप ही का आइडिया था कि हम बुंदेलखंडी बोलेंगे ज़्यादा? बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक बात पे बड़ा प्रगाढ़ विश्वास है। यदि आप हिंदुस्तान की 10 कल्ट सिनेमा को देखेंगे, गंगा जमुना को देख लेंगे, या रिसेंट मतलब पिछले दशक में रिलीज़ हुई लगान को यदि आप देख लेंगे, तो सब में बोलियों का प्रयोग है। और बोली एक संप्रेषणीयता बढ़ा देती है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बोली से जुड़ा हुआ रहता है।
तो मैंने ही उन राज जी के साथ शेयर किया था कि मैं इसको बुंदेली में रखना चाहता हूँ, लेकिन समस्या ये थी कि बिल्कुल गूढ़ बोली में नहीं रखा जा सकता था कि अब 18 हो गया बोल देंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो हमने उसकी टोन ली थी और हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको टोन हमने यूज़ किया था। पर अभी भी आपके दिल का बड़ा करीब होगा ये कैरेक्टर। मैं कई बार देखता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं ही हूँ ये। सो वो वक्त था और एक मैं इस परंपरा में बहुत ही गहनता से विश्वास रखता हूँ कि जो कर दिया है उसको भूल जाना चाहिए, नहीं तो आप उसी के आव भाव में, उसी के प्रभाव में जब रहते हैं तो नया नहीं कर पाते आप। मगर आपने इतना कुछ किया है इस कैरेक्टर के हटने के बाद भी कि लोग आपको भूल ही नहीं रहे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं। कौन पूछेगा सबसे पहले? ये अनंत हैं। अनंत सिंह नाम है सर। एंड आपके साथ जो मेरी सबसे पहली मेमोरी है, हम लोग MPSD में आपने एक वर्कशॉप की थी, उसमें मेरे कुछ मित्रगण थे तो उन्होंने बोला था आप आ रहे हैं तो मुझे कैसे भी करके अंदर लो। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और आपने वहीं जो ढलान है MPSD का जो पुराना कैंपस था वहाँ पे बैठ के सबके साथ वर्कशॉप की थी और हम पीछे खड़े थे। हम MPSD के स्टूडेंट्स नहीं रहे लेकिन पीछे खड़े थे। तो वो और आपने जो क्लास ली थी वो आज तक दिल में बसी हुई है। सर सवाल मेरे दो हैं कि आप सोशल मीडिया पे मीम्स आप अपने देखते हैं सर? मैं अब बोर हो गया हूँ। तो जो दो मीम्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक गंगा जल के और एक अपना गोलमाल वाला, पनवेल वाला, तो ये जो दो सीन्स हैं तो इस तरह के डायलॉग हम क्या ये लिखे गए थे या इम्प्रोवाइज थे? क्योंकि इस तरह के जब आप नेचुरल उसमें होते हैं तो ये अपने आप भी निकल जाता है। जैसे गंगा जल का वो था आँख दिखाता है और उसके आगे जो भी था, और एक और एक अपना जो था कि जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। तो क्या ये इम्प्रोवाइज सीन थे या सर ये? नहीं, गंगा जल का तो लिखा हुआ था और उसके बाद आंख दिखाता के बाद वो मेरा था। गंगा जल में जो वर्ड बोला गया उसको तो गाली माना नहीं जाएगा ना। उसमें तो जात आपने जोड़ के बोला है तो क्या उसको गाली माना जाएगा या नहीं? वो सेंसर के कारण हुआ था क्योंकि रिहर्सल में जो हमारे मित्र हैं पदम और वो मुझसे भयाक्रांत थे कि अब इनके सामने कैसे अभिनय होगा, तो हम उनको चार्ज कर रहे थे बड़ी देर से। मैंने बोला कि जब तक आप लोग प्रभाव उतना वो प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो मेरा एक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। सो उनको मैं खोल रहा था और मैं गाली गलौज कर रहा था और मैं उनको प्रेरित कर रहा था कि आप हमें गाली दीजिए। तो आप यहाँ बोल सकते हैं, हम लोग सेंसर कर देंगे बाद में। आप वो मत बुलवाइए। अरे बोल दीजिए, हम क्योंकि सेंसर मुझे कर लगता है कि सार्वजनिक जीवन में थोड़ा संयम से रहा जाए तो बेहतर है। हम आपको वैसे पर्याप्त वैनिटी संयम वैन, से होटल रूम और शूटिंग प्लेसेस पे हम वैसे ही हैं जैसे आपने उस डायलॉग में सुना था। मगर वो डायलॉग आपको दिखाते। इस पे हमने सुना था कि आपको रियली में पनवेल जाना था शूट के बाद। कुछ ऐसी कुछ कहानी थी। हम लोग गोलमाल गोवा में शूट करते हैं और जब ये 3rd पार्ट शूट कर रहे थे तब तक गोवा में लास्ट फ्लाइट 4 बजे ही होती थी और क्योंकि तब तक इवनिंग लेट नाइट फ्लाइट्स अलाउ नहीं थी बिकॉज आर्मी बेस होने के कारण, और वो काफ़ी टाइम लग रहा था रिहर्सल में। तो हम ऐसे मजाक में ही बोले थे कि तो, लेकिन रोहित जी को पसंद आ गया, रोहित शेट्टी जी को, तो उन्होंने बोला नहीं बोलो, बहुत पंच बन जाएगा ये। सो समटाइम्स और कॉमेडी में गुंजाइश होती है कि आप थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से, और मतलब ये महत्व लेने के लिए मैंने नहीं किया था। तो वो असली में वक्त की तात्कालिकता ऐसी थी कि मुझे वाकई में जाना था। पर एक गजब पॉपुलर है, खूब मीम बनते हैं इसके और हमारे तकरीबन सभी लोगों को याद था। और हमें आश्चर्य ये होता है कि 99% लोगों को ये नहीं पता होगा कि पनवेल है कहाँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो डर बोलूँ और आप बोले कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है, तो मैं वहीं आ जाऊँ क्या? आ जाइए। मैं इधर ही आता हूँ क्योंकि गोलमाल का वो डायलॉग सबसे ज्यादा आता है। हम लोग जब ये स्क्रॉल करते हैं रील, सबसे ज्यादा जल्दी बोल पनवेल निकलता है। आपने सुना वो कहानी? अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। और एक और इम्प्रोवाइज करते हैं, आप डिड कर देना। अबे नंबर बोल उसका। नो 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 10 नंबर हो गए। क्या वसूली भाई, हमने सुना है आप संजय दत्त की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। ये इम्प्रोवाइजेशन अरशद वारसी जी का है, उनकी वजह से बड़ी मदद मिली मुझे, और वही उन्होंने जोड़े थे। राजू हिरानी से मिलवाता हूँ, ये मिलवाता हूँ, लेकिन वो डायलॉग मेरा था कि अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना। अंशिका क्या पूछोगे? सर मेरा नाम अंशिका है और जैसा कि अभी सर ने वो फोटो भी दिखाई कि आप NSD के बैच से पास आउट हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि थिएटर एक्टिंग में और जो ऑन कैमरा सिनेमैटिक एक्टिंग होती है उसमें कितना डिफरेंस आता है? देखो, दोनों में एक है कि कैमरा एक बड़ा सशक्त माध्यम है और वो हमें 10 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाता है।
लेकिन थिएटर में हमारे सामने दर्शक वर्ग यदि 400-500 हैं तो हमें उन तक लास्ट रो तक बात पहुंचाना है। बहुत बढ़िया। सो सिनेमा में आँखों का महत्व बहुत बढ़ जाता है, और थिएटर जब हम करते हैं तो स्पीच का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो बात हमें भाव अपनी संवाद शैली से पहुंचानी है। लेकिन हम यदि थिएटर की संवाद शैली सिनेमा में प्रयोग या उपयोग में लाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाउड लगेगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी हमारे पास डबिंग की सुविधा है और कैमरा हमारी छोटे छोटे नुआंसेस को कैच कर रहा है। सो मुझे जो बेसिक एक अंतर लगता है, एक जगह आंखें महत्वपूर्ण है, एक जगह संवाद अदायगी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रज्ञा है, प्रज्ञा भी हमारे थिएटर करती हैं, भोपाल में बड़ी एक्टिव हैं। सर मेरा सवाल दोस्ती पर होगा आपकी, क्योंकि आपने थिएटर भी किया है, अब आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अलग अलग ग्रुप होगा, थिएटर वालों का अलग ग्रुप होता है, फिल्मों का अलग ग्रुप होता है। लेकिन जब मुकेश तिवारी खाली समय में मुंबई पे जब बैठते हैं तो वो थिएटर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिल्म वालों के साथ? मुंबई में जब मैं खाली समय होता हूँ तो मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाता हूँ, और मुंबई में रवायत थोड़ी अलग है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो ऐसे रहते हैं जैसे कि बिल्कुल सगे भाई हों और वर्षों से एक दूसरे से मित्र रहे हों, और जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो 5-5, 6-6 महीने हम लोगों की बात भी नहीं होती है। सो सबके अपने वहाँ पे स्पेस डिवाइडेड है और कोई किसी के व्यक्तिगत स्पेस में बहुत ज़्यादा। और दूसरा, मुंबई में एक रवायत ये भी है कि बिना फ़ोन किए कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं है, जो कि हमें छोटी जगहों पे एक बोलती है कि गए तो कॉल बेल पे, अरे मैं निकल रहा था तो आपसे हेलो बोलता चलूँ। वहाँ पे आदमी आश्चर्यचकित आप कैसे आ गए, तो वैसे होता है वहाँ पे। सो मुंबई एक दौड़म भाग की जगह है और मित्रता का सिर्फ वर्किंग स्पेस में ही महत्व बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा दोस्त आप नहीं अफोर्ड कर सकते, और कई बार डर भी लगता है। और अब नहीं लगता, पहले वो होता था कि वो पता नहीं कोई मदद मांग रहा हो तो मैं इस काबिल हूँ कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अब लगता है कि कोई मांगे तो हाँ काबिल हैं कि मदद कर सकते हैं। सो वो एक स्पेस डिवीज़न बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे है। लेकिन थिएटर वालों से भी मेरे अच्छे ताल्लुक़ हैं, मैं शोज़ देखने जाता हूँ और कोशिश मैं करता हूँ कि जैसे सब मध्य प्रदेश की छोटी जगह है टीकमगढ़, छतरपुर, जहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, तो यदि मेरे पास वक्त होता है तो मैं उनके साथ वर्कशॉप्स करता हूँ। चाइना गेट से आपकी शुरुआत हुई थी एज एक्शन हीरो या एक्शन कैरेक्टर से, और फिर अब हम लोग जो देख रहे हैं तो आप एक्शन के बाद फिर कॉमेडी में भी इतने रम गए हैं कि लोग आपको उस रूप में ज़्यादा लाइक करने लगे हैं। तो कभी सोचा था अपने कॉमेडी में इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे? नहीं, कॉमेडी हमने थिएटर में सटायर वगैरह किए हैं, मोलियर किया हुआ है और भी किए हुए हैं। सो थिएटर में काम करने का बस एक ही फ़ायदा होता है कि आप अलग अलग जो विधाएं हैं अभिनय की, मतलब हास्य हो या गंभीर हो या श्रृंगार हो, जैसे भी हो, तो उसमें आप थोड़े से आप माहिर हो जाते हैं आप। लेकिन कॉमेडी थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हर अभिनेता आत्मकेंद्रित होता है, उसका अपना एक ईगो होता है, और कॉमेडी में वो ईगो तोड़ना पड़ता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताऊं कि यदि अब मैं जगीरा जैसे कैरेक्टर करता हूं तो लोग डरते हैं और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब आप कॉमेडी करते हैं तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो कॉमेडी है, तो वो वाला सम्मान उनकी दृष्टि में समाप्त होने लगता है। हालांकि उससे मुझे व्यक्तिगत कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कॉमेडी, जैसे चार्ली चैपलिन को आप गंभीरता से नहीं लेते, जबकि ही वॉज ए फिलोसोफर। बिल्कुल फिलोसोफर। जॉनी लीवर को आप उतनी गंभीरता से नहीं लोगे, गंभीरता रोल करेंगे तो अब उनको सेटल होने में बड़ा टाइम लग जाएगा। सो वो एक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो जाता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने उन दोनों कहा था कि एक्टिंग पढ़ाई नहीं जा सकती या सिखाई नहीं जा सकती, मगर यदि कोई एक्टिंग पढ़ाता है और सिखाता है तो सिर्फ नसीरुद्दीन साहब, आपके एनएसडी में आते थे। हाँ, नसीर सर हम लोग टीचर रहे हैं। मुझे वही लगता है कि एक्टिंग की अवेयरनेस आपको सिखाई जा सकती है, आपको तकनीक आपको सिखाई जा सकती है। बाकी मतलब एटलीस्ट आप किताबें पढ़ के, वो सब चीज़ें पढ़ के मुझे नहीं लगता कि आप बहुत निष्णांत और बहुत ही मंजे हुए अभिनेता बन सकते हैं। उसके लिए निरंतर प्रयास, निरंतर रियाज और लगातार फोकस में रहना बहुत आवश्यक है। बात 2023 की है, आप कैलाश जी के लिए सभा करने के लिए आए थे इंदौर में, तो आपका एक डायलॉग था यही कि हिम्मत तो जुटा लोगे लेकिन कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो क्या इसके बाद आपको कैलाश जी ने फ़ोन नहीं किया कि जी आपको तो मैंने और एक किस कमीनेपन की बात कर रहे थे आप? नहीं, वो इलेक्शन 2023 में हुए थे जो 1998 में बोला गया था, तो उसमें लेकिन फिर भी ऐसा तो बोले होंगे कि मैंने तुम्हें वोट जुटाने के लिए बुलाया था। अब नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया था, मैं कैलाश विजयवर्गीय ने मुझे नहीं बुलाया था। कैलाश विजयवर्गीय से मेरे संबंध करीब 25 साल पुराने, और उनसे मेरा कोई राजनीतिक कभी ताल्लुक़ नहीं रहा है। वो हमेशा रचनात्मक गतिविधियों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, और मैं स्वयं गया था
कि यदि वो दुख सुख में साथ रहें या उनके शादी ब्याह में मैं शामिल होता रहता हूँ, तो यदि वे इलेक्शन में है तो मेरा दायित्व तो बनता है एक मित्र होने के नाते, एक भाई मानने के नाते। तो मैं स्वयं गया था, कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं बुलाया था मुझे। मगर आप पूरी तरीके से राजनीतिक परिवार से हैं, आपके भैया पॉलिटिक्स में हैं, आपकी भाभी सागर की मेयर हैं, कैंपेन तो आप लगातार करती हैं, मगर क्या पॉलिटिक्स बुलाती है आपको? मैं पॉलिटिकल तरीके से सोचता तो नहीं हूँ कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, हाँ, लेकिन मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, मेरी गहरी अभिरुचि है। और लोकतंत्र में होने के नाते आपको जो कुछ भी आपके आसपास परिवेश में घटित हो रहा है उसके प्रति जागरूक तो रहना ही होता है और रहना चाहिए। दूसरा, मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं कभी चुनाव लड़ूं या किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनूं। लेकिन जब मैंने प्रचार किया, राज बहादुर सिंह सांसद जब बने तो वो मेरे बचपन के सखा हैं और अब भाभी घर की बात थी तो हमने चुनाव प्रचार किया। जब सुशील भैया मेरे कांग्रेस में थे तो तब भी मैंने प्रयास किया था। सो व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही मैं उसमें करता हूँ और वैसी मेरी कोई गहरी अभिरुचि नहीं है कि या कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं किसी पद पे आऊँ या मैं चुनाव लड़ूँ या कोई संवैधानिक पद लूँ। आपसे एक राजनीतिक सवाल पूछा गया कि कैलाश जी के लिए आप आए थे प्रचार करने, और आपने खुले दिल से कहा कि नहीं, मैं उनके लिए आया नहीं था, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए इसलिए आया था। आपके बैचमेट हैं आशुतोष राणा, वो भी दोस्ती पर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दोस्ती है तो जिम्मेदारी है, दोस्त जब बनाओ तो एक आंख बंद कर लो और जब दोस्त बन जाए तो दोनों एक आंख बंद। यही बोले थे वो, इसी जगह पर उन्होंने ये बात बोली थी। ठीक उसके पहले आपने एक बात कही कि मुंबई जैसा ऐसा शहर है जहाँ पर अगर आप बिना फ़ोन किए चले जाओ तो लोग कहते हैं अरे तुम कैसे आ गए, और काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, नहीं है तो मतलब कितना अलग है जीवन उस मुंबई जैसी भागती दौड़ती शहर में, और ये जो बुंदेलखंड अपना है, अपना मध्य प्रदेश है, जहाँ पर लोग मतलब पटियाबाजी में बैठे रहते हैं कि बहुत देर बैठे हुए दोस्त है तो रोज़ ऐसे ही मिलने चले, अरे यार जा रहे थे तुमसे मिलने आ गए, और आपने इतने खुले दिल से ये बात कह दी कि नहीं वो मेरा दोस्त है इसलिए आया। तो लेकिन ये दोस्ती उन बड़े शहरों में नहीं दिखाई देती है। देखो, होता क्या है कि हमें समझना चाहिए कि हर शहर, हर प्रदेश, हर संस्कृति का अपना एक ताना बाना होता है, एक समाज का एक फैब्रिक होता है। मुंबई का फैब्रिक वो अलाउ नहीं करता कि रोज़ सुबह आदमी 7 बजे उठ के भागता है और रात में 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे वापस आता है। हाँ, हम सैटरडे पार्टीज़ करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, बट एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल कि पटिया पे बैठे रहो तो वहाँ पटिया पे बैठे रहोगे। अब यहाँ पे है कि यदि आप पटिया पे नहीं बैठोगे तो जीवन पूरा नहीं होगा। यहाँ पे आप में ऊर्जा का संचार करता है वो पटिया। जैसे हम भी सागर जाते हैं तो पान की दुकान पे ही पाए जाते हैं। हम कभी भी आपको कहीं किसी बड़ी होटल में कहीं नहीं मिलेंगे, हम पान की दुकान पे खड़े। आप बुंदेलखंडी बोल लेते हैं कि क्या कितना अलग है बुंदेलखंड से वो? बिल्कुल बोल लेते हैं, तभी तो पिक्चर में बोली थी। हमें लगा सीखो हुई है तो एक बार। नहीं नहीं नहीं, और मैं मतलब अभी भी जब भी सागर जाता हूँ या जो भी हमारे बचपन के मित्र हैं उनसे फ़ोन पे जब भी बात होती है तो बुंदेली में ही होती है। और कई बार मुझे सिनेमा की शूटिंग में भी इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो एक्सेंट तो नहीं आ रहा है। सो डबिंग में हम उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि जो जीवन के 21 साल तक, 22 साल तक वही बोलत रहे हैं, वही में सोचत रहे हैं, तो वो अचानक से, क्योंकि होता है जैसे अमरीश पुरी जी का एक्सेंट पंजाबी आता था, जैसे परेश रावल जी का थोड़ा थोड़ा एक्सेंट गुजराती आता ही है। सो मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि मैं जब डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ तो ये कहीं बुंदेली का एक्सेंट ना आ जाए। हालांकि वो डबिंग में मैं सुधार लेता हूँ तो वो आता है और मुझे उसमें कोई शर्म या कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो मेरी मातृबोली है। श्वेता है हमारी आउटपुट हेड है। श्वेता बीएचयू में पढ़ी हुई है। और आपके जवाब से एक सवाल है मेरा कि मुंबई में तो कॉल बेल नहीं बजाते हैं, सागर में बजाया है कहीं? सागर में सीधे दरवाजे खटखटा के आदमी चले जाते हैं। सागर में बहुत कम ऐसा होगा कि बहुत मतलब अब आ गया है, कॉल बेल का कोई रिवाज ही नहीं था। और मतलब ऐसे थे कि जो पटिया की बात बोली तो मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में जब गर्मियाँ होती थी तो सब घरों के बाहर अपने अपने पटियों पे बैठे रहते थे। सो मोहल्ला का नमस्कार चमत्कार कहाँ क्या हो रहा है पूरी खबर वहीं से वहीं हो जाती थी। वो ऐसे जुड़ाव था। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि मैं जब तक स्कूल में या कॉलेज टाइम में रहा हूँ तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने कब कहाँ क्या खाया होगा। कभी बंटी के यहाँ खा लिया, कभी आलोक के यहाँ खा लिया। सो इस तरीके से वो था। सो अभी मुंबई में तो आयोजित किया जाता है कि भाई अब इनको नेक्स्ट वीक बुलाना है, तब से तैयारी चालू हो जाती है। तो अब जो छोटे शहरों में ये होता है कि 4, 6, 10 लोगों का खाना एक्सेस में बनता ही है। छोटे शहरों में ये नहीं पूछा जाता और रोटी लो हो और क्या होगा, तो कितनी रोटी। अब मुंबई में होता है कि 4 बना लें तो बहुत है ना। तो वैसे कैलकुलेशन में परिवर्तन हो जाता है।
सर जैसे कि अभी सब बात कर रहे थे, आपके कई सारे किरदार हैं, कॉमेडी कह लीजिए या अग्रेसिव कह लीजिए, बट एक आपका जो किरदार है जो शायद आपने रियल या क्या मूवी में नहीं निभाया बट आपने रियल लाइफ में निभाया है, आपकी लव स्टोरी का जो एनएसडी से चलती आ रही है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो आपकी सफल हो wife- गई। उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव भी, मतलब अब तो नहीं है वो, लेकिन प्रभाव बाकी है, और मेरे व्यवहार में, मेरे आचार व्यवहार में बहुत ज़्यादा उनका अंश है। तो मेरी माँ 4वीं तक पढ़ी हुई थी, लेकिन वो बहुत ही आधुनिक विचार की महिला थी, और 4वीं तक पढ़े होने के बावजूद भी उन्हें पूरे भारतीय राजनीति सब कुछ उन्हें पता होता था कि भारत में क्या घटित हो रहा है, और न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी वो, और वे बेहद आधुनिक विचार की रही हैं। और तब सागर में यदि कोई बहू सलवार कुर्ता पहन ले तो पूरे में कर्फ्यू लग जाता था। एक दौर था ये कि साड़ी ही पहनना पड़ती थी और इतना घूंघट होता था। उस वक्त मेरी माँ ने, मेरी बड़ी भाभी जब आई थी, मेरे सबसे बड़े भाई की जब शादी हुई थी, तो उनसे बोला तुम्हें जो पहनना है वो पहनी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से उनका स्वतंत्र सोच थी, और उन्हीं के कारण मेरा प्रेम विवाह संपन्न हो पाया, क्योंकि बाई ने कहा था कि देखो जो भी है सेटल होना है, साथ में ही काम कर रहे हो तो घरे आओ, तो शादी कराएं दे रहे। और आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी शादी का कोई रिसेप्शन नहीं हुआ था। तो मुझे लगा था मैं 4000 रुपये की नौकरी करता हूँ और माँ बाप के लाखों रुपए में खर्च क्यों कराऊँगा। तो मेरा जो आंगन है घर का, उस आंगन में मेरे दोस्त आए थे, वो पूड़ी और छोले बने थे और आलू की सब्जी, और सब ने खा के वहीं शादी कर ली थी। दोस्त काम आए वहीं पर। शादी के बाद मुकेश दिल्ली में ध्रुव अपार्टमेंट में रहते थे, और उसी ध्रुव अपार्टमेंट में मैं भी रहता था, और हमारा फ्लैट नंबर 420 था, 4th फ्लोर का 20वां फ्लैट। तब मुकेश से मिलते रहते थे। तब इन्होंने कहा था तुमको कैसे जर्नलिस्ट में तुमको पेट से बोलना सिखाऊंगा, वो आज तक नहीं सिखा पाए। वो अब तो हम भी बोल चुके हैं थिएटर में एक सर एक्चुअली मैं भी थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ, तो आलोक सर के साथ काम किया है, आलोक चैटर्जी सर के साथ। तो वो भी बताते थे, शोभा मैम भी बताती थी कि नाभि से बोलो, पेट से बोलो। तो नाभि से और पेट से कैसे बोलना है मैं आज तक नहीं सीख पाई। उसका तात्पर्य ये है कि आप अपनी जो प्राण वायु है, जो आपके अंदर जो सांस है, उस सांस का पूरा प्रयोग करें, क्योंकि हम यहाँ से क्लस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं और फिर हमारी सांस फूलने लगती है। जैसे गायन में है एक परंपरा है कि दे यूज़ अपनी सांसों का करेक्ट प्रयोग करते हैं, कहाँ तोड़ना है और कहाँ पे सांस लेना है। तो यदि आप पूरा वायु यदि भर के यहाँ पे बोलेंगे तो वो क्लैरिटी भी रहेगी और आप ज़्यादा ऊर्जा के साथ परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मेरा नाम भारत सूरज है, मैं बिहार से हूँ सर। पीछे जितनी भी तस्वीरें हैं वहाँ जो आप अजय देवगन सबके सर के बगल में बैठे हैं, ये तस्वीर सर आप ये बिहार में आप इसी से प्रचलित हैं, गंगाजल की कहानी। पर मेरा सवाल सर थोड़ा हटके है कि एक बहुत लंबा समय आपका हो गया है बॉलीवुड में, लेकिन शुरुआत हमने देखी कि बतौर साइड एक्टर जो हम कहते हैं बॉलीवुड की भाषा में, आपने वहाँ से शुरू की। एक्टिंग में आपकी इतनी धाक है कि हर मूवी में आप भले 5 मिनट के लिए आए लेकिन आप बस जाते हैं। पर मन में वो एक कसक कभी रही कि मुझे कोई लीड, बतौर लीड एक्टर मैंने कोई फिल्म नहीं किया, या अभी भी वो मन में रहा हो हीरो बनना? सर एक हीरो और एक एक्टर, वो उस फर्क की मैं बात कर रहा हूँ। ये भ्रम मैंने कभी नहीं पाला कि मुझे हीरो बनना है, क्योंकि मैं रंगमंच से आता हूँ और हीरो बनना एक बहुत दायित्व की वो है। और जब हम एनएसडी पढ़ते पढ़ते पास और रेपेटरी अब कर रहे थे, तब तक हीरो बनने की उम्र निकल चुकी थी। अब दौर बदला है कि 56 साल का, 57 साल का या 60 साल का व्यक्ति अब हीरो में मान्य होता है। तब 35 साल में हीरो को रिटायर मान लिया जाता था। सो अब एक ऑडियंस बदली है कि नाउ दे एक्सेप्ट। सो उस तरीके से नायकवाद मेरे अंदर है भी नहीं। यदि कोई मुझसे कहे कि पेड़ के आसपास घूमते हुए गाना गा दो, तो हम चक्कर खा के गिर पड़ेंगे, क्योंकि वो एक अलग किस्म का कन्विक्शन मांगता है, अलग किस्म का विश्वास कि 50 डांसर के साथ आप एक स्टेप में गा रहे हो और एक लड़की को आप ऑफर कर रहे हो और प्रेम का इजहार आप कर रहे हो। वो मेरे साथ संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस बात वैसी ट्रेनिंग मेरी नहीं है और वैसी सोच भी मेरी नहीं है। सो इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। आप जब सर सागर से निकलकर मुंबई पहुंचे तो कभी मन में ये चीज़ आई कि जो जहाँ पर बैठे हुए हैं आप, कि मैं इस स्तर तक पहुंच जाऊंगा, या फिर ये फलसफा रहा करियर का कि पहुंचते चले? मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं कि मैं सागर से जब निकला था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए, तो मुंबई मेरे जहन में था ही नहीं। मुझे सिर्फ रंगमंच 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 करना था, और चीज़ें कुछ घटित होती हैं आपके जीवन में जो, या कायनात घटित करती है
कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मुझे लगने लगा था कि रंगमंडल में कि 3 साल हो गए हैं और अब मैं तनख्वाहिया होता जा रहा हूँ। नाव में मेरी ज़िंदगी 4-4.5 हज़ार के आसपास घूमने लगी। ये 1300 रुपये दो अपार्टमेंट में दो, 2600 में गुजारा करो। तो मुझे लगा नहीं यार, ये मुझे बांध लेगा, ये मेरी ज़िंदगी को एक रवैये में बांध रहा है। सो मैं उसको तोड़ रहा था और मैंने वहाँ रिजाइन दे दिया था और मैं लौट के सागर आना चाहता था कि मैं अपना ग्रुप बना के थिएटर करूँगा। लेकिन तभी हमने एक प्ले किया था गिरीश कर्नाड जी का अग्नि और बरखा, उसके थ्रू मुझे चाइना गेट मिल गई। सो कई बार हमारे एक बहुत ही निष्णांत गुरु पंडित सत्यदेव दुबे थे, वो हमेशा कहते थे कि यदि ईमानदारी से थिएटर करोगे तो थिएटर उसकी कीमत खुद चुका देता है। क्या बात है, बहुत सही। और सर चाइना गेट में आपने डाकू का किरदार निभाया। मैं डाकुओं के क्षेत्र से आता हूँ, बिंड से, चंबल। हाँ, मैं अभी मुरैना में शूटिंग कर रहा था, 10-11 वर्ष वहाँ फायरिंग हुई। तो ये इसके लिए आपने कुछ विशेष ट्रेनिंग की थी या डाकू बनना है कभी सोचा था, इस तरह का कुछ हुआ? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जीवन में मेरे साथ वो हुआ है जो मैंने नहीं सोचा है। लड़की छेड़ी कभी आपने? लड़की एक बार एक प्रेम पत्र दिया था, लेकिन मैं ऐसे ही हो गया था, फिर वो नहीं, तो वो कभी साहस नहीं रहा, क्योंकि तब का सागर मतलब ऐसा था कि बड़े भाइयों को पता चल जाता तो हाथ पांव तोड़ देते। फिल्म में छेड़ने का जरूर आपने प्रयास किया। 1, 2, 3 में सुनील शेट्टी को बोल रहे थे। हाँ, वो अब क्या करें, वो प्रोफेशनली छेड़ना पड़ा। सर मेरा नाम प्रियदर्शनी है। सर वैसे तो ये सारे डायलॉग्स जो यहाँ पे आपने बोले या जितने भी हैं वो सब हमारे सबके फैंस के फेवरेट हैं। आपका कोई फेवरेट डायलॉग? मेरा मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है वो डायलॉग कि जहाँ पे वो गंगा जल में अजय देवगन से बोलता है कि किसी की मजाल नहीं है कि एक बार एक रत्ती भर भी मुझे वो देख सके। वो मैं भूल रहा हूँ उसका। वो कोई माइकल लाल एक नया पैसा का इल्ज़ाम नहीं हाँ, लगा सकता। कोई माइकल लाल एक पैसा का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हम पे। सो वो मेरा, क्योंकि मैं बहुत उस वक्त डरा हुआ था, क्योंकि प्रकाश झा साहब ने एक अजीब सा वो टास्क दे दिया था कि एक्टिंग नहीं करना है। तो अब लिटरली आप धीरे धीरे सीख रहे होते हो ना, और आप जोश में रहते हो। सो वो मैंने बड़े मन से किया था और मैं सुबह 4 बजे जाके उस बेंच पे बैठ गया था कि, और वो शॉट आया था 11 बजे। लेकिन मैंने प्रकाश जी से पूछा था कि कहाँ है वो सीन कर रहे हो आप, तो उन्होंने बताया बड़ी मुश्किल से। तो मैं सुबह 4 बजे से उस मूड में बैठा हुआ था और मुझे वो करके बड़ा मज़ा आया था। इस चाइना गेट के इतने अच्छे डायलॉग जो उसमें कोई अच्छा आपका पसंदीदा डायलॉग? अब ये कई बार ये होता है कि किसी माँ से पूछो कि कौन सा बच्चा अधिक प्रिय है, तो क्या बताए वो। अभी बात हुई, जब सवाल आपसे पूछा गया कि आपने कभी लड़की छेड़ी है, तो आपने कह दिया कि नहीं, मैं बोल ही नहीं पाया। लेकिन जब आपकी प्रेम कहानी पर बात आई तो आपने बड़े गर्व से कहा वो तो सफल हो गई। मतलब ये बात आपने एक लाइन में बोल दी, लेकिन इसको कहने के लिए बहुत साहस चाहिए। पहली बात तो सफल प्रेम कहानी चाहिए, उसके बाद ये कहने के लिए। हाँ, तो आपने तो अपने प्रेम का इजहार किया होगा। नई उम्र के बहुत लड़के हैं जो प्रेम करते हैं, कह नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ की जो नई उम्र के आजकल इश्क करने वाले आ रहे हैं, उनको आपकी क्या सलाह है? और आपने कैसे अपनी प्रेम कहानी पर, मतलब अपनी प्रेमिका को इजहार किया था जो आपकी पत्नी है? कई बार आप काम करते करते इजहार करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी डेवलप हो जाती है कि हर चीज़ इजहार नहीं करी जा सकती, और कई बार वो बहुत शाब्दिक भी नहीं हो सकती। छेड़ने में और प्रेम करने में अंतर है। छेड़ने में अपराध बोध है, प्रेम करने में गौरव का भाव होता है। तो क्या आपने सच में कभी प्रेम का इजहार नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि आप एक इस स्तर पे पहुंचते हैं कि हमें साथ रहना है, और वो थोड़ा सा गूढ़ है, थोड़ा सा कठिन है उसको समझा पाना। आप महसूस कर सकते हो वो चीज़, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का इजहार करने की आवश्यकता नहीं है। जो नई उम्र के इश्क करने वाले आ रहे हैं, 7 दिन में ब्रेकअप होता है, 8वें दिन नई गर्लफ्रेंड बनती है, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा सर, एक सवाल और है। जब आप जाते हैं कहीं पब्लिक डोमेन में तो आपको नाम से ज़्यादा लोग वसूली भाई कह के नहीं बुलाते हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं जहां मुंबई में रहता हूं, करीब 15-17 साल हो गए मैं गोलमाल किए हुए, तो जितने बच्चे हैं मुझे वसूली अंकल के नाम से ही जानते हैं। और मैं बिल्कुल बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि उनका हक है, वो उनका बनाया हुआ वो किरदार है। मुझे नहीं पता था मैं जो किरदार कर रहा हूँ उनको इतना पसंद हो जाएगा। और हम अभिनेताओं को एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमको बनाने वाली ऑडियंस ही होती है। मैं भी जब घर से निकला तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुकेश तिवारी आ रहे हैं, तो उनका अच्छा वसूली अंकल है। सर ये हमारे न्यूज़ रूम की सबसे छोटी बच्ची है। ये आज तक कभी किसी से कोई सवाल नहीं पूछी, ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में पहली बार सवाल पूछने आई है। तो हौसला बढ़ाइएगा। नमस्ते सर, मेरा नाम कीर्ति पवार है। बात शादी की हो रही है, तो मेरी शादी हो चुकी है और थैंक यू। और मेरी भी लव मैरिज है।
तो आज के दौर में लव मैरिज को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं? मतलब मुझे तो, मैं नहीं हूँ, बहू हूँ, तो कैसे उस पर ढलना है और कैसे उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं? तो देखो, मुझे एक चीज़ है, अभिनेता बनने में या प्रेम सफल करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी श्रुति को कितना दृढ़ बना सकते हैं। सुनने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी 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 गहरी बात बोल दी। वैवाहिक जीवन में जो शब्द है सॉरी, वो कितना काम आता है? उसमें अब आज की डेट में वो ईगो नहीं है जो पुराने वक्त में एक ईगो था, और मुझे लगता है कि सॉरी कहने में बहुत साहस चाहिए, सिर्फ एक अपराध बोध का भाव नहीं है। सॉरी मतलब कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरी इस हरकत ने सामने वाले को कितना हर्ट किया होगा, और ये ज़रूरी नहीं है आपको त्वरित समझ में आ जाए। हो सकता है कि रात में आपको इस बात का समझ में आए कि ये मेरी गलती थी। इसमें बड़प्पन है सॉरी बोलने में, इसमें कोई छोटापन नहीं। नमस्ते सर, मेरा नाम हिमांशु धारीवाल है। मेरा सवाल है कि मैंने एक आध इंटरव्यू देखे, पीयूष मिश्रा के देखे, नाना पाटेकर के देखे, तो उन्होंने कहा कि कुछ एक आदतें ऐसी थी जिसकी वजह से हमने अपना काम खो दिया या हमें फिल्म में नहीं लिया गया। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी आदत हो या कोई ऐसी बुरी आदत जो आपने कभी बताई ना हो, काम खोया उसकी वजह से? कभी काम में सिर्फ डेट्स की वजह से ही मैंने खोया है, और कोई ऐसी आदत में आज तक मैं मतलब अपनी तारीफ स्वयं नहीं कर रहा हूँ कि वो प्रतिबद्धता मुझे थिएटर ने सिखाई कि मैं आज तक कभी लेट नहीं हुआ। मैं 9 बजे की शिफ्ट होती है तो आज भी 8:30 पहुँच जाता हूँ, और मुझे क्योंकि वो आधा घंटे ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए मिल जाता है। दूसरा, मुझे कभी मेरे पारिवारिक संस्कारों के कारण कभी बैक बाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे हमेशा थिएटर ने सिखाया कि एप्रिसिएट करना सीखो। वो चीज़ें मुझे रही हैं, और किसी अनजान कारणों से कोई काम गया हो तो वो मेरी नज़र में नहीं है। तो मेरा नाम दीपांजलि है। आपकी लाइफ में कभी कोई रिग्रेट रहा है कि मैं ये नहीं कर पाया? हाँ, एक बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरी लाइफ में कि मैं अंतिम समय में अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया। सर, मेरा बस आखिरी सवाल ये है प्लीज़ कि युवा को क्या करना चाहिए अभी के समय में? मुझे लगता है कि आज का युवा हम लोग जब युवा थे उससे बहुत अलग है। हम यदि पान की दुकान पर खड़े होते थे और घर जा रहे होते थे तो कहाँ से आ रहे हो, तो उसी में झूठ बोल देते थे कि मंदिर तक गए थे। लेकिन आज का युवा हम लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और झूठ नहीं बोलता है, बहुत ब्लंट है, और हम लोगों से ज़्यादा आत्मसम्मानी है। अपने आज के युवा को मुझे लगता है कि अपने ऊपर विश्वास रख के अपना जो उसका निर्णय है उस पर चलना चाहिए। मुझे जो आपका सबसे अच्छा डायलॉग लगता है वो जो आप चील कौओं से बात करते हो। हाँ, है ना? तो वो भी इम्प्रोवाइज़ किया था, वो भी बता देता हूँ। उसके बाद बोल के बता दीजिए, बड़ी डिमांड है लोगों। वो असली में क्या था कि पहले मेरा थॉट था कि वो अपने घोड़े से बात करेगा। अच्छा। तो लेकिन घोड़े से बात करने में वो क्लोज अप जा रहा था, ऐसे बात करना पड़ता। अच्छा। तो सर ज़्यादा आ रहा था, तो तब वो डिवाइस खोजी गई कि ऐसे करेगा तो इट विल लुक्स मोर ग्रैंड। और यहाँ पे जो आपको चील कौवे और गिद्ध दिखाई दे रहे हैं, आप ये वाकई में असली हैं वो। अच्छा। और वहाँ पे बाकायदा जो मरा हुआ जानवर डाला जाता था। हाँ। और मैं सुबह 6 बजे जाके उन पहाड़ियों में छुप जाता था चट्टानों में, और 11-12 बजे तक गिद्ध आते थे और मैं गोली चलाता था तो वो फ्लाई करते थे। तो वो शॉट्स कुछ उसमें फिल्म में नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही भयावह अनुभव था मेरे जीवन का, क्योंकि इतने बड़े बड़े वल्चर्स को इतने करीब से देखना और उनकी रियली चोंच करना, मुझे लगता था ऐसा मारेगा तो 1-8 किलो जाएगा। तो वो लिटरली मतलब एक थ्रिलिंग अनुभव जीवन का था वो। पर बड़ी डिमांड है, वही डॉलर एक बार बोल दिए। चुप करम के चलो, गोली चली नहीं कि करन लगे कहाँ है। मिलेगा मिलेगा सबको मिलेगा। पुलिसियों का गोश्त तो कई बार खिलाया है, आज फौजी का खिलाएंगे स्पेशल गोश्त। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतनी बुलंद आवाज़ के धनी, इतने अच्छे व्यवहार के धनी हमारे मुकेश भाई को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपने न्यूज़ रूम में आके बहुत सारी बातें बताई। हमें आना था, मैं बार बार गिल्ट हो रही थी, भोपाल आके मैं चला जाता हूँ, यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ। तो इस बार अच्छा हुआ कि आप सुबह फ़ोन कर लिए तो हम समय एडजस्ट करके आ गए। बिल्कुल नहीं, और हम सब लोग बहुत खुश हैं, आप लोग को बहुत धन्यवाद। अगली बार भी आऊँगा। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत ये थे मुकेश तिवारी। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपकी गेस्ट न्यूज़ में मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।